जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी को स्टार्ट कहां से करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे उसका हम लोग बेसिक वीडियो इसमें हम लोग बात करेंगे, यानी कि यह आपका बेसिक वीडियो है ज्योग्राफी स्टार्ट करने का क्लास 10 का। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार से पढ़ेंगे, चाहे आप किसी बोर्ड से भी हो, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। खैर, हम लोग इस वीडियो में बेसिक के बारे में बात करते हैं, तो चलिए ध्यान से हम लोग बेसिक के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे भाई? तो बेसिक, क्या बेसिक? तो जियोग्राफी। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी को ही पता है आपको हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं ना। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, ये जो ज्योग्राफी है वो कहां से निकला हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है ये कहां से निकला हुआ है? तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी जो है ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के ज्योग्राफी बना हुआ है। कौन कौन दो शब्द है? तो ध्यान से समझिएगा। एक शब्द है आपका क्या बोलते हैं? जियो। ठीक है, और एक है ग्राफो। क्या है? जियो और एक ग्राफो। ठीक है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन जिसमें मिले वही क्या है? ज्योग्राफी है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है। बस ये यहां से इसका शाब्दिक डेफिनेशन निकल के आता है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी को अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल को अगर हम तोड़ें तो दो शब्दों में टूटता है, दो अंक में टूटता है, भू और धन गोल। ठीक है, भू का मतलब पता होता है सबको, क्या होता है? भूमि। और गोल यानी भूमि क्या है? गोल है, यानी भूमि गोल है। और इसी संरचना में जितनी भी चीजें स्थित है, इन्हीं सब चीजों के बारे में ही ज्योग्राफी में पढ़ना होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? भूगोल से भू और धन गोल, यानी भूमि मतलब पृथ्वी और गोल। अब देखिए, एक यहाँ से फनी टाइप का एक डेफिनेशन बन जाता है भूगोल का कि भू गोल यानी भूमि गोल है, यही भूगोल है। ठीक है, भूमि गोल है, यही भूगोल। ये फनी वे में एक परिभाषा बनता है, लिख देते हैं फिर भी। भूमि गोल है, यही भूगोल है। ठीक है, ये एक परिभाषा निकल जाता है शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही मजाक जैसा। ठीक है, यानी फनी वे में एक परिभाषा निकलता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अब बात आता है कि ज्योग्राफी का जब परफेक्ट डेफिनेशन पूछा जाए, परफेक्ट डेफिनेशन कहने का मतलब हुआ कि जब आपसे लिखने को कहा जाए, जब आपसे कोई पूछ रहा हो, ठीक है, जब आपके टीचर पूछ रहे हो कि भाई ज्योग्राफी का डेफिनेशन बताइए, या कोई बच्चा आपसे पूछ रहा हो, कोई दोस्त आपसे पूछ रहा हो कि भूगोल की परिभाषा क्या है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है लिखना होता है, और इतना छोटा छोटा लिख करके आप काम नहीं चला सकते हैं, तो वहां पर आपको परफेक्ट डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। ठीक है, भूगोल की क्या देखेंगे? परिभाषा। तो इसकी परफेक्ट परिभाषा क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, भूगोल क्या है? तो भूगोल आपको पता होना चाहिए, यह एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। आप उदाहरण से समझिए, जैसे ये एक पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ है, और इस पेड़ का जो बहुत सारी शाखाएं होती है कि नहीं? ये शाखा होता है। ठीक है, ये बहुत सारी शाखाएं पेड़ से निकली होती है कि नहीं? निकली होती है ना। तो अगर हम इस पेड़ को मान लें सामाजिक विज्ञान, क्या मान लें? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। और अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए सोशल साइंस को, तो हम लोग एसएसटी पढ़ते हैं, पता होगा आपको। सोशल साइंस को शॉर्ट में आपने कई बार लोगों को, स्टूडेंट को कहते हुए सुना होगा कि इसको शॉर्ट में एसएसटी कहा जाता है। ठीक है, आप कहेंगे एसएसटी क्यों कहा जाता है भाई? इसमें तो टी कहीं नहीं है, एस कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एस कहना चाहिए, लेकिन एसएसटी क्यों कहा जाता है ना? एसएसटी कहने का आखिर क्या तात्पर्य? तो ध्यान से समझिए, सोशल साइंस में हम लोग सोशल स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? सोशल स्टडी। ठीक है, सोशल स्टडी। ठीक है, सोशल स्टडी, इसलिए यहां से सोशल से एस निकाल लिया और स्टडी से एसटी निकाल लिया, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? एसएसटी, यानी सामाजिक विज्ञान को शॉर्ट में हम लोग एसएसटी कहते हैं। कारण समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अब सामाजिक विज्ञान की भी जो है शाखाएं हैं। क्या शाखाएं हैं? जैसे ये पेड़ है ना, अगर सामाजिक विज्ञान को हम पेड़ मान ले तो इसकी शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम हो गया हिस्ट्री, एक शाखा को कह दिया ज्योग्राफी, एक शाखा को कह दिया हम पॉलिटिकल, ठीक है, और एक शाखा को पॉलिटिकल या फिर सिविक्स भी बोलिए, ठीक है,
पॉलिटिकल कहिए, सिविक्स कहिए की चीज़ है, पॉलिटिकल, और एक शाखा को हम कह दिए इकोनॉमिक्स, और भी काफ़ी सारी शाखाएं हैं तो उतना हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। उसी में से एक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसी शाखा है, हिस्ट्री में अगर देखें तो हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हिस्ट्री का बेसिक हम बता चुके हैं। हिस्ट्री का बेसिक अगर आपको नहीं पता, खैर हिस्ट्री हम शुरुआत करेंगे अभी, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं है। हिस्ट्री जब शुरुआत करेंगे तो हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे, बीती हुई घटनाओं के बारे में इसमें पढ़ना होता है ना। ज्योग्राफी में अगर देखें, ज्योग्राफी एक ऐसी शाखा है जिसमें कुछ और चीजें बताई जाती है। क्या बताई जाती है? तो सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा, देखिए सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें, सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप तथा इससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझिए। जब आपको मान लेते हैं कि ये जो टहनी दिख रहा है ना, ये जो टहनी दिख रहा है, ये मान लेते हैं पके आम से भरा हुआ है, यह टहनी में पका आम से भरा हुआ है, इस टहनी में कच्चा आम है, ठीक है। और इस टहनी में जब कोई चढ़ेगा, इस टहनी में मान लेते हैं कोई चढ़ना चाह रहा है, तो इस टहनी में क्या है? पका हुआ आम है, इस टहनी में क्या हुआ है? कच्चा आम है, और इस टहनी में कुछ भी नहीं है, तो जिसको खाली मान लेते हैं पक्का आम तोड़ना है, पक्का आम खाना है, तो इस टहनी पे चढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल, है ना। जिसको कच्चा आम तोड़ करके अचार बनाना है तो इस टहनी में चढ़ेगा, है ना। और जिसको ना आम से कोई मतलब नहीं, उसको बस जाकर के वहां बैठना है, ठीक है, हवा खानी है, तो इस टहनी में खाली चढ़ेगा वो। समझ रहे हैं ना। एक हम आपको एक मतलब इस तरह से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी वाले टहनी जो है उसमें क्या देखते हैं हम लोग? उसमें मेनली अगर देखें इस टहनी में, तो पृथ्वी के स्वरूप और जितने भी इससे संबंधित प्राकृतिक संसाधन है, पृथ्वी पे ही ना प्राकृतिक संसाधन है भाई, तो इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन हम लोग इसी में करते हैं। किसमें? ज्योग्राफी में, इस टहनी में। समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसका परिभाषा बनाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की क्या है? एक भूगोल शाखा है, ठीक है। लिखते हैं सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप तथा पृथ्वी का स्वरूप, अच्छा बताइए कैसा कैसा है? पृथ्वी का स्वरूप अगर देखें तो कहीं पे क्या है? नदियां हैं, है ना, नदियां से भरी हुई है पृथ्वी, नदियां भी है। आप कहेंगे नदी खाली थोड़ी है, पहाड़ भी है, बिल्कुल है भाई। मिट्टियां भी है, मिट्टी भी है, पहाड़ है, नदियां हैं, मिट्टी है, जल है ना, नदियों में ही आ गया भाई, झरना है, ठीक है। इन सभी चीजों से क्या भरी हुई है? खनिज है। ये पृथ्वी का एक स्वरूप हो गया, ठीक है, बहुत सारा इन सब ऐसे। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप में क्या? नदियां, पहाड़, मिट्टी, झरना, मैदानी भूभाग, है ना, मैदानी भूभाग भी तो है जिस पर खेती की जाती है, पहाड़, मिट्टी, झरना, खनिज, तथा इससे संबंधित, किससे संबंधित? तो पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी के स्वरूप तथा इससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। ये हुआ आपका परफेक्ट डेफिनेशन। अगर आप इतना लिख देते हैं ना, कोई नहीं काट सकता, आपको याद रखिएगा, कोई नहीं काट सकता इसमें 2 नंबर देने से, अगर आपको भूगोल का परिभाषा पूछा है तो। क्या बोलिएगा बताइए? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बोल रहे हैं? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप, क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के स्वरूप तथा इससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। क्या बोले? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप तथा इससे संबंधित, किससे संबंधित? पृथ्वी से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। अब कहेंगे पृथ्वी से संबंधित प्राकृतिक संसाधन, भाई जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो है। हवा क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो है। नदियां क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में किसमें पढ़ते हैं? भूगोल में ही पढ़ते हैं। मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में साइंस में पढ़ते हैं क्या? मिट्टी के बारे में आप कहेंगे हाँ पढ़ते हैं, मिट्टी का पीएच मान ठीक है। तो पूरा चर्चा उसमें नहीं ना पढ़ते हैं मिट्टी का कितना प्रकार है, ये सब पढ़ते हैं साइंस में क्या? नहीं पढ़ते, है ना। तो आपको पता चल रहा है ज्योग्राफी क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप तथा इससे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। अब इसके जनक की बात करें, इसके जनक लिख लीजिए, इसके जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक। इसके जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अब इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए होंगे कि हिकेटियस को इसका जनक कहा जाता है कि इरेटोस्थेनेस को कहा जाता है। आप सुनिए ध्यान से, समझिए पहले, ठीक है। इसके जनक हिकेटियस को कहा जाता है, लेकिन यदि बात आता है, बात यहाँ पे एक और चीज आता है कि हिकेटियस तो इनका जनक हो ही गया, आखिर क्यों कहा जाता है इनको हिकेटियस का जनक, है ना।
मतलब सॉरी, ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस को ही क्यों कहा जाता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको जरा से मिटाते हैं और फिर चर्चा करते हैं आगे का, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि हिकेटियस को आखिर हम लोग भूगोल का जनक क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है ना। हिकेटियस को ही भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया था, भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया था, मतलब एकदम सीक्वेंस वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज इन्होंने भूगोल को लिख करके और दुनिया वाले के सामने प्रकट कर दिया, जिस कारण से इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। समझ में आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि सर्वप्रथम इन्होंने ही भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया, मतलब सीक्वेंस वाइज, कि भूगोल अगर पढ़ रहे हैं तो इसको भूगोल मतलब भूगोल ही पढ़ेंगे, भूगोल में भूगोल के बारे में ही पढ़ेंगे, भूविज्ञान के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक ने क्या किया, उन भूवैज्ञानिकों में से सबसे पहला भूवैज्ञानिक कौन था, तो यही था हिकेटियस भाई साहब। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया था और दुनिया वाले के सामने प्रकट कर दिया, ठीक है। दुनिया वाले के सामने क्या, हम लोग के सामने प्रकट कर दिया है ना। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि इन्होंने भूगोल को तो बनाया, भूगोल का जनक तो ये है, लेकिन नाम इनका किसी और ने रख दिया, भूगोल का नाम किसी और ने रख दिया। जैसे होता है ना कि बच्चे का जन्मदाता उनका मतलब जन्मदाता होता है उनका पेरेंट्स होता है ना, उनके माता पिता, लेकिन उनको नाम धरने वाला कोई और पंडित जी आता है, उनका जो है नाम धर देता है, मौलाना आता है उनका नाम धरता है ना। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। जैसे कि आप अगर राम जी का अगर देखे होंगे तो जब जन्म होता है तो उस समय महर्षि शायद वशिष्ठ मुनि शायद आता है, और उनका वशिष्ठ मुनि है, पता नहीं कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आ करके उनका क्या करता है, नामकरण करता है कि इनका जो है आपके बड़े पुत्र का नाम जो है 2 ही अक्षर का होना चाहिए और राम, ठीक है, रा से शुरू होना चाहिए, 2 ही अक्षर का होना चाहिए, तो राम उनका नाम दिया। लेकिन नाम धरने वाला अगर देखें राम भगवान का तो कौन था, वशिष्ठ मुनि था। जन्म देने वाला श्री राजा दशरथ, ठीक है, और उनकी माता कौशल्या। समझ में आ रहा है ना। तो जन्म देने वाला यानी जनक कहलाता है और नाम धरने वाला नामकारक कहलाता है, यानी नामधर्ता कहलाता है, ठीक है। तो भूगोल शब्द का जनक किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, भूगोल शब्द का जनक अगर पूछे, भूगोल शब्द का जनक अगर पूछे तो कौन है, इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज है, ध्यान में रखिएगा। भूगोल शब्द का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। इसलिए कभी कभी आपको बोला भी जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस सुनते ही गड़बड़ा जाता है। भाई हिकेटियस ने इसका सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया था, लेकिन भूगोल शब्द का अगर जनक पूछे ना तो वह याद रखेगा इरेटोस्थनीज ही है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, बस काफी है ये चीज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पाठ्यक्रम पे जरा सा इधर, यानी जो हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है इसका पाठ कैसा कैसा होगा। पाठ कहने का मतलब रामायण पाठ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पाठ कहने का मतलब हुआ चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे, टोटल कितना चैप्टर है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो उन सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या देखेंगे, 10th क्लास ज्योग्राफी का NCERT के अनुसार से हम बता रहे हैं, ठीक है। NCERT के अनुसार से 2 हिस्से में बटा हुआ ये जो पाठ्यक्रम है 10th ज्योग्राफी का, इसका 2 खंड में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख, ठीक है। तो खंड क में अगर देखें तो 6 चैप्टर है आपका, और खंड ख में भी अगर देखें तो इसमें भी 6 चैप्टर है। खंड क में जो पहला चैप्टर है इसमें काफी सारा भाग है। क्या है, भारत संसाधन और उपयोग, मतलब भारत में जितने भी प्रकार के संसाधन है इन सभी का किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए, भारत में कितने तरह का संसाधन है, इन सभी चीजों के बारे में इसमें ही फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। इसका जो है करीब देखें तो 127-28 पेज का ये चैप्टर है, याद रखिएगा। और इसमें विभाजन कर दिया गया है हिस्से में, कई पहला हिस्सा जो इसका है पार्ट में बांट दिया है। फर्स्ट नंबर का पार्ट नंबर ये, ठीक है, सेकंड नंबर का पार्ट, फर्स्ट नंबर का पार्ट 2, फर्स्ट नंबर का पार्ट 3, ऐसे करते हुए 4-5 चैप्टर बनाया गया है। उसमें से प्राकृतिक संसाधन सबसे पहला है, दूसरा आपका मृदा संसाधन आएगा, तीसरा आपका जल संसाधन आएगा, ऐसे करते 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 ऊर्जा संसाधन आएगा, और फिर जाकर के आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। तो फर्स्ट चैप्टर काफी लेंथी जाता है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर लेंथी नहीं आता है, बल्कि आपका टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, इसलिए लेंथी आपको सोचना नहीं है इसमें। सेकंड चैप्टर अगर देखें तो सेकंड चैप्टर क्या है, कृषि के बारे में इसमें पढ़ेंगे। मेन चीज देखेंगे कृषि, भारत का कृषि, भारतीय कृषि का विकास, कृषि का विकास कैसे किया जा सकता है, भारत में कृषि को जो है किस नजरिए
नजरिए से देखा जाता है, भारत में कृषि कितना % होता है, भारत में कृषि की क्या भूमिका है भारत के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, ठीक है, किस प्रकार से भारतीय कृषि जो है अभी निम्न दृष्टि से अगर देखा जा रहा है, आखिर क्यों भारत में कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी कारणों के बारे में सेकंड चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका निवारण भी देखेंगे। तीसरा चैप्टर हम लोग निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। निर्माण उद्योग कहने का मतलब ये हुआ कि उद्योगों का निर्माण किस प्रकार से होता है, साथ साथ उद्योग को कैसे किया जाता है, उद्योग में किन किन कच्चे माल की जरूरत होती है, उद्योग का सर्वप्रथम कहाँ लगाए गए थे, उद्योग की व्यवस्थाएं क्या होती है, उद्योग में क्या क्या चीजें जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, वर्कर वगैरह कैसे होने चाहिए, योग्यतापूर्ण होने चाहिए या अयोग्यतापूर्ण होने चाहिए, किन किन वर्करों को काम मिलता है, ऐसे चीजों के बारे में यानी पूर्ण रूप से उद्योग संबंधित थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर हम लोग परिवहन और संचार व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन कहने का मतलब हुआ गाड़ी छकड़ा का, ठीक है, पर्यटन वाला क्या बोल रहे, परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा ही परिवहन कहलाती है, ठीक है, तो गाड़ी वगैरह हुआ ना, ये सेवा क्षेत्र आता है। तो चौथा चैप्टर हम लोग सेवा क्षेत्र के बारे में मेनली पढ़ते हैं। संचार व्यवस्था, जैसे यहाँ बैठे बैठे विदेश में बैठे हुए किसी से बात कर लिए तो ये संचार व्यवस्था हुआ है ना, फोन करना संचार व्यवस्था है, ठीक है। व्यापार अगर देखें तो व्यापार एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं, किसी नागरिक को अपना वस्तु उपलब्ध कराते हैं, ये व्यापार हुआ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ते हैं कि व्यापार कैसे किया जाता है, संचार व्यवस्था कैसी होती है, इसका देश के इकोनॉमी में क्या योगदान है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पांचवा चैप्टर है बिहार कृषि और वन संसाधन। बिहार भी अगर देखें तो कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में मुख्य रूप से बिहार की जो इकोनॉमी है वो कृषि पे ही टिकी हुई है। यहाँ पे अगर देखें वन संसाधन की बात किया जाए तो बिहार में जितना वन होना चाहिए उतना वन नहीं है, लेकिन इसका कटने का कारण क्या है, क्या नेताओं की इसमें भागीदारी है या फिर आम जनताओं की भागीदारी है बिहार में वन के कटाव का, या फिर बिहार में जो कृषि इतना विकसित नहीं हो पा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में ही हम लोग पांचवा चैप्टर में जानते हैं। मेन चीज़ अगर देखें बिहार के बारे में पढ़ते हैं पांचवा चैप्टर में, ठीक है, हम लोग को तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बिहारी हैं हम, ठीक है, तो पांचवा चैप्टर हम लोग बहुत मजे से पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन में मेनली हम लोग देखेंगे मानचित्र के बारे में कि किस प्रकार से हमारे दुनिया का पूरा शेप है, उसके बाद से फिर जो है भारत का शेप कैसे बना उस तरह से, तो इन सभी चीज़ों के मेनली भारत के मानचित्र के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बिहार हो गया, भारत हो गया, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ने को मिलता है। ये खंड क हुआ, ठीक है। खंड ख में हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदा एक परिचय, यानी इसमें मेनली हम लोग जब खंड ख में चलते हैं, खंड ख बुक एक ही है, ठीक है, उसमें खंड ख विभाजन कर दिया, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा काव्य खंड, गद्य खंड, काव्य खंड होता है ना, उसी तरह से है। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, मतलब प्राकृतिक आपदाओं का इसमें परिचय दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया इस चैप्टर में कि कितनी कितनी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, कितनी तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, ये सभी क्या है, प्राकृतिक समस्याएं ही है। मानव तो लाता नहीं है भूकंप, मानव तो लाता नहीं है चक्रवात, है ना, ये सब तो प्राकृतिक रूप से आता है भाई। तो उन सभी चीज़ों का परिचय इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, किसे कहते हैं बाढ़, कैसे आता है सुनामी, इन सभी चीज़ों के बारे में। अब दूसरा चैप्टर जो है वो उन्हीं प्राकृतिक आपदाओं का जो है एक विश्लेषण करके उसको पढ़ेंगे, विस्तृत करके, क्या, तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, मतलब अब जो है हम बाढ़ और सुखाड़ का प्रबंधन सीखेंगे कि बाढ़ जो है कैसे आता है, इसका क्या कारण होता है, सुखाड़ कैसे आता है, इन समस्याओं का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इससे निपटारा कैसे पाया जा सकता है। तो इस सेकंड चैप्टर में हम लोग इसका विवरण पढ़ेंगे, इसका पूरा व्याख्या जानेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ज्योग्राफी कितना बहुत ही मजेदार चीज होती है। अगर आप इतना पढ़ लिए ना तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज से आप मतलब ये डर आपको नहीं रहेगा कि ये बाढ़ कैसे आता है, सुखाड़ है कैसे आता है, जानकारी आपको मिल जाएगा, है ना, ये पढ़ने का ही होता है। अगला जो तीसरा चैप्टर है इसमें भी वही होता है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, लेकिन इसमें भूकंप और सुनामी के बारे में मेनली पढ़ाया जाता है कि भूकंप का प्रबंधन कैसे किया जाए, भूकंप आ जाए तो इसकी बचाव की क्या स्थिति है, सुनामी आ जाए तो इस समय बचाव की क्या स्थिति है, मानव को कैसे कदम उठाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने को मिलता है ना। चौथा चैप्टर में अगर देखें तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक मतलब जीवन की रक्षा करने के लिए जो अचानक आए गए आपदा है इससे कैसे प्रबंध किया जाए। अचानक जो आपदा आ जाता है इससे बचाव के लिए जीवन रक्षक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, जीवन की रक्षा के लिए क्या क्या हम लोग जो है हथकंडे अपना सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। पांचवा चैप्टर अगर देखें तो आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा काल में मतलब कि जब आपदा काल आ जाता है, आपदा काल कहने का मतलब आपातकाल, ठीक है, आफत का काल मतलब अचानक कोई, जैसे कोरोना हुआ आपातकाल ही तो था, आपदा काल ही तो एक आपदा की तरह आया और चला गया वो। समझ, अगर देखा जाए वो मानव जनित आपदा था, लेकिन मानव के द्वारा बनाया गया आपदा ही था या फिर प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन उस समय संचार व्यवस्था का भी वैकल्पिक स्थान होता है ना। संचार व्यवस्था का क्या वैकल्पिक स्थान, संचार व्यवस्था समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में अगला छठा चैप्टर अगर देखें तो आपदा और सह अस्तित्व, मेनली आपदा के बारे में पढ़ेंगे, इसका सह अस्तित्व देखेंगे कि इसका अस्तित्व कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसका अस्तित्व जन्म कहाँ से लेता है, इसका अंत के लिए क्या परिणाम हो सकता है, कहाँ से हम इसका छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज हुआ आपका बेसिक ज्योग्राफी का हम लोग
वीडियो पूरा बना दिए, जिसमें कि आपने बहुत अच्छे से देखा। उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से शुरू से लेकर के अंत तक आप इस वीडियो को देखे होंगे और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि पूरा ज्योग्राफी में हम लोग को जो पढ़ना है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर मानव को, हर बच्चों को, हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तभी जाकर के वो आगे जाकर के किसी भी क्लास में उसको सोचने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10वीं अगर आप पढ़ लेते हैं तो 11वीं 12वीं अगर आपको किसी भी क्लास में जाइएगा ना तो आपको टेंशन नहीं होगा फिर इतना, ठीक है, क्योंकि शुरू से आप पढ़ते जा रहे हैं। तो आप इंतजार करिएगा, आपको जो है रेगुलर अब वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है। कुछ दिन तक जो है मतलब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण से जो है नहीं बना रहे थे, ठीक है। बाकी अब खैर वीडियो रेगुलर, उम्मीद करता हूँ कि रेगुलर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।